बड़ा सा बंगला जिसके पास आकर एक बड़ी सी कार रुक जाती है। फिर गोपाल उस कार में से उतरकर सीधे अपने घर पर चला जाता है। गोपाल के हाथ में एक बैग भी था। अरे क्या बात है जी, आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी। रोज तो आप जल्दी आ जाया करो। अरे सुनीता, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि दीपावली का पर्व भी आने वाला है और हमारे पटाखे वाली फैक्ट्री में मुझे 1 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ और इसलिए मुझे आने में देर हो गई क्योंकि मेरी आज बड़े लोगों के साथ मीटिंग थी और उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए एडवांस दिए हैं। इसलिए सुनीता, मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर गोपाल वह 50 लाख रुपए अपनी पत्नी सुनीता को दे देता है। अजी, यह तो बहुत खुशी की बात है। इतनी बड़ी खुशी में मैं आपके लिए आज कुछ मीठा बनाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं। आज हमारे लिए तो मानो कोई दिवाली आ गई है जो मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला। और तुम देखना, आज मुझे एक अच्छी कंपनी से ऑर्डर मिला है। अब देखना मेरे पास कितने ऑर्डर आते हैं। गोपाल व सुनीता बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें आज उनकी पटाखों की फैक्ट्री में बहुत अच्छे ऑर्डर मिले थे। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। गोपाल और सुनीता की एक बेटी थी जो शहर में पढ़ रही थी। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वह आज अपने घर पे आ जाती है। अरे क्या बात है मॉम एंड डैड, आज आप दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अरे हाँ मेरी बेटी, हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि तुम्हारे पापा को अपनी फैक्ट्री में बहुत अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। एक दिन की बात है, गोपाल अपनी कार में बैठकर अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। फिर गोपाल अपनी फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी फैक्ट्री में जोरों से आग लग रही थी। गोपाल यह नज़ारा देखकर चकित रह जाते हैं। वह अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं। तभी फैक्ट्री की तरफ से एक मजदूर दौड़ते हुए गोपाल के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे मालिक, आज फिर रमेश दारू पीकर फैक्ट्री में आया और उसने आज फैक्ट्री में आग लगा दी। फैक्ट्री के अंदर 50 लोग जिंदा जल गए हैं। यहाँ से भाग जाओ, अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो हम सबको अंदर कर देंगे। गोपाल पुलिस का नाम सुनते ही घबरा जाता है। वह अपनी कार में बैठकर सीधे अपने घर चला जाता है। फिर गोपाल अपने घर पहुंच जाता है। अरे सुनीता, तुम कहाँ पर हो? जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जल्दी आओ। तभी वहाँ पर सुनीता और उसकी बेटी दोनों आ जाते हैं। क्या बात है जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम्हारे सर से पसीने क्यों छूट रहे हैं? फिर गोपाल सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे हंसते खेलते परिवार में आग कैसे लग गई? अरे सुनीता, ये रोने का वक्त नहीं है। चुपचाप अपने कपड़े पैक कर लो और तुम्हारे पास जो भी सामान है जल्दी से पैक कर लो। हमें शहर छोड़कर जाना होगा। हम अपने गांव वाले घर में चले जाएंगे। तुम जल्दी करो, अगर यहाँ पर पुलिस आ गई तो वो हमें पकड़ कर ले जाएगी और हमें फांसी की सजा भी हो सकती है। तुम जल्दी करो। फिर कैसे जैसे करके गोपाल व उसकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों गांव में पहुंच जाते हैं। वह तीनों घर में तो आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट यह बन जाता है कि उनके पास अब पैसे नहीं थे। सुनीता, अब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और मेरा कोई भी दोस्त अब फोन भी नहीं उठा रहा है। वो सब डर गए हैं कि कहीं उन्हें पुलिस न पकड़ ले। अजी, आपको तो याद है ना, हमारी शादी के वक्त हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारे गांव में रहने वाले सेठ धनराज के बारे में उन्होंने हमें शादी में पैसे उधार दिए थे। तो तुम एक काम करो, उनसे पैसे मांग लो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, सेठ धनराज से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। जब मैं कुछ कमाने लग जाऊंगा तो उनके सारे पैसे भी लौटा दूंगा और हमारा गुजारा भी चल जाएगा। मैं अभी सेठ धनराज के पास चला जाता हूँ। फिर शाम हो जाती है। गोपाल सेठ धनराज से कुछ पैसे उधार लेकर अपने घर पर आ जाता है। अरे सुनीता, मैंने सेठ धनराज से 20,000 रुपए उधार लिए हैं। तुम इससे घर का राशन ले आना और घर में जो भी जरूरी सामान है वो सब लेकर आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं घर का राशन का सामान लेकर आ जाऊंगी। लेकिन तुम भी
बाहर जाकर गांव में किसी से काम मांगो। अगर हमें काम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कल गांव में जाता हूँ, मुझे कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा। गोपाल गांव की तरफ किसी से काम मांगने के लिए चला जाता है। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। गोपाल उस आदमी के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, मैं इस गांव में नया हूँ, अगर आपके ध्यान में हो तो मुझे कुछ काम मिल सकता है। मुझे जो भी काम मिलेगा मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई काम है तो बताओ। अरे भाई साहब, अब गांव में कौन काम करता है? गांव के सभी लोग तो शहर जाकर काम करने लगे ताकि अच्छे पैसे मिले। हाँ। अरे भाई साहब, कोई तो काम होगा जो मैं भी कर सकूं, मुझे बता दो। मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। गांव में तो कोई काम नहीं है, बस चारों तरफ खुली जमीन पड़ी है। अगर तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो, अन्यथा तुम भी शहर चले जाओ। फिर गोपाल वहां से निराश होकर अपने घर की तरफ चला जाता है और कुछ देर बाद गोपाल अपने घर में पहुंच जाता है। अरे तुम्हें कोई काम मिला या नहीं मिला? अरे क्या बताऊं सुनीता, मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। गांव में किसी के पास काम नहीं है, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं हमारे आगे का जीवन कैसे चलेगा। फिर धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है और पूरा 1 महीना भी गुजर जाता है, लेकिन गोपाल को कहीं भी काम नहीं मिलता है। तभी सुनीता गोपाल के पास आ जाती है। अजी सुनते हो, घर में राशन पूरा खत्म हो चुका है, अब खाने के लिए भी राशन नहीं बचा है और आपको 1 महीने से कुछ काम भी नहीं मिला है। अब हम क्या करेंगे? फिर गोपाल बिना कुछ कहे वहां से बाहर की तरफ चला जाता है और फिर शाम के समय वापस अपने घर लौट आता है। गोपाल के हाथ में घर का राशन भी था। अजी आपके पास तो पैसे ही नहीं थे, तो तुम ये घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है ना? मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, मैंने सेठ धनराज से 20,000 रुपए और उधार लिए हैं और घर का राशन और जरूरी सामान लेकर आया हूँ। अरे आपने सेठ धनराज से और पैसे उधार क्यों लिए? अगर पैसों का कर्ज ज्यादा हो गया तो हम कैसे चुकाएंगे? और आपको तो पता ही है ना कि सेठ धनराज पैसों के मामले में कितना वफादार आदमी है। वो किसी की नहीं सुनता है, चाहे कोई भी हो। हाँ, मुझे पता है कि सेठ धनराज पैसों के मामले में किसी की नहीं सुनता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें और मेरी बेटी को भूखे मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इसी बात को लेकर सुनीता व गोपाल के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। इसी बात को पूरे 6 महीने भी बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, फिर एक दिन सेठ धनराज द्वारा भेजे गए 2 गुंडे गोपाल के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे ये गोपाल का घर है ना? किधर है रे गोपाल? बारा। जी हाँ, ये गोपाल का ही घर है और मेरा नाम ही गोपाल है। अरे गोपाल, मुझसे ज्यादा शान पट्टी नहीं होती है। हाँ, साफ साफ सुन ले, सेठ धनराज का तुम्हारे पर बहुत कर्ज हो गया है। हाँ, जल्दी से कर्ज और पूरे पैसे चुका दे, नहीं तो तेरी इस छोकरिया को अपने कंधों पे उठा के ले जाऊंगा। हाँ, ये मेरी वार्निंग है, ठीक है काका? चलते हैं अभी तो। फिर इतनी बात कहकर वह दोनों तो वहां से चले जाते हैं। ये सब बात सुनकर श्रुति की आंखों में आंसू आ जाती है, वह बहुत घबरा जाती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे आज बाप कहने पर भी शर्म आ रही है। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अब मन लगाकर खेती करूंगा और मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मैं उनके पैसे चुका दूंगा। फिर गोपाल एक खेत में पहुंच जाता है और उस खेत को जोतने में लग जाता है। गोपाल के दिल पर गहरी चोट आई थी और वह खेत को सही करने में लग जाता है। गोपाल दिन रात एक कर देता है और वह खूब मेहनत करता है। फिर ऐसे ही करके पूरा 1 महीना गुजर जाता है। गोपाल की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। उसने बंजर भूमि में भी कुछ फसल उगा दी थी। गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फिर पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं। गोपाल की फसल अच्छी उग गई थी
गोपाल फसल को काटकर बोरों में भर लेता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी अच्छी फसल जो उगाई है। अब मैं सेठ धनराज के सारे पैसे कर्ज समेत लौटा दूंगा। फिर गोपाल सेठ धनराज के सारे पैसे कर्ज समेत लौटा देता है और अपने घर आ जाता है। पापा, मैंने कहा ना, सब कुछ सही हो जाएगा। और आपने कड़ी मेहनत से सेठ धनराज के सारे पैसे कर्ज समेत लौटा दिए हैं। हाँ बेटा श्रुति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन मैं आज उनके पैसे तभी लौटा पाया हूँ क्योंकि तुम दोनों ने मेरा साथ दिया। अगर पूरे परिवार में यूं ही एकता बनी रही तो हम हर मुश्किल घड़ी को आसानी से पार कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं एकता में ताकत होती है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हमारे परिवार पर अब कोई भी मुसीबत आएगी तो हम साथ मिलकर उस मुसीबत का सामना करेंगे। फिर मुसीबत भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर परिवार में एकता है तो बड़ी से भी बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।